हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 1 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो थर्ड क्वार्टर का डेटा जो रिलीज़ हुआ है अभी, एस्टिमेटेड डेटा, जिसमें बताया जा रहा है कि 0.4% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लग गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं साइन कंसिडर किया जा रहा है कि पहले दो क्वार्टर्स जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है 2020-21 का, तो बोले इसमें शुरुआत में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था फर्स्ट क्वार्टर में, और फिर 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था सेकंड क्वार्टर में। तो इन दोनों से जो नेगेटिव टेरिटरी थी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 0.4% मतलब अब पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर चुकी है। तो ये एक साइन भी अच्छा है, बट इसके साथ साथ में कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो इस आर्टिकल में जो कंसर्न्स राइज किए हुए हैं उन कंसर्न्स को हम इस वाले आर्टिकल के साथ में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो डिटेल बताई हुई है वो डिटेल्स हमारे इतने काम की है नहीं, बिल्कुल माइन्यूट डेटा है जो कि हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है, हर 3 महीने से, तो मतलब वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बताई हुई है कि इंडियन इकोनॉमी है जो 0.4% की जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की है थर्ड क्वार्टर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसका डेटा का क्या एक तरीके से क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखेंगे। और यहाँ पर भी कुछ एनालिटिकल वे में समझाया हुआ है, तो उस एनालिसिस को भी समझेंगे। तो दोनों आर्टिकल्स का एक जिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक ही आर्टिकल में, और साथ में इस आर्टिकल में फर्स्ट वाले आर्टिकल में जो कंसर्न्स हैं वो इसके साथ में हम सम अप कर लेंगे। आगे अगर देखें तो द मिसिंग सेंटर, ये आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करेंगे। कांग्रेस से रिलेटेड है कि कांग्रेस को किस तरीके से एक मास मूवमेंट से ज्वाइन करवाया था महात्मा गांधी ने, और एक आइडिया जो था स्वराज वाला, उस आइडिया को रियल में अचीव करने के लिए काम करना। बट फिर बाद में इंडियन पॉलिटिक्स की बात करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से अभी एक यूएसपी बन के आई थी कांग्रेस की कि वो एक बिल्कुल ओपन माइंडेड, सभी के लिए मतलब क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने वाली पार्टी रहेगी। बट कांग्रेस की एक खुद की फिक्स आइडियोलॉजी रही नहीं, तो उसकी वजह से कभी लेफ्ट में गई तो कभी राइट में गई। जैसे यूएसएसआर के साथ में टिल्ट जो हमारा रहा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, फिर अभी की बात करें तो यूएसए के साथ में जो टिल्ट चल रहा है वो तो लेफ्ट और राइट, और अभी जो इंडिया का जो टिल्ट है हमारा किसके साथ में चल रहा है ज़्यादातर, यूएसए के साथ में। तो उसकी शुरुआत भी कब हुई थी, यूपीए रिजीम के टाइम पे ही तो हुई थी। तो इस तरीके से बोला कि सर्वाइव कर गई, पर अभी थोड़े कुछ चैलेंजेस हैं एंड इंटरनली उन चैलेंजेस को थोड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है ये वाला आर्टिकल, बहुत अच्छा है, जिसमें यूएसए एक तरीके से चाहता भी है, सजेशन भी है यूएसए के लिए कि वो ईरान के साथ में जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था 2015 में उसमें एंटर हो जाए, बट कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंसर्न्स, या फिर कह सकते हैं कुछ प्री कंडीशंस भी अप्लाई करना चाह रहा है यूएसए। तो देखेंगे इस आर्टिकल को कि उन प्री कंडीशंस के क्या रेपरकशंस हैं, और पहले जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में JCPOA, वो किस तरीके से हुआ था, जानेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलें तो आइडिया पेज में हमारे लिए आर्टिकल है ये वाला, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन, उसके बारे में बताया हुआ है कि वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है और अभी तक की क्या परफॉर्मेंस रही है, और कंपैरिजन किया जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन में आज इंडिया वर्ल्ड लीडर है मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस ऑपरेशन फ्लड से हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं ऑपरेशन ग्रीन के लिए। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, इस तरफ आप देख सकते हो द रोड टू डीकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज के 2 इवेंट्स अभी रिसेंटली देखे गए। एक तो टेक्सास के अंदर कोल्ड वेव का आना यूएसए के स्टेट टेक्सास में, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो ऋषिगंगा में जो फ्लड आई, फ्लैश फ्लड आई उसमें। तो दोनों को एक तरीके से समझेंगे, प्रीवियसली क्या इंडिकेशंस थे और क्या प्रॉब्लम है इस डीकार्बनाइजेशन की, जो टारगेट हम करके चल रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करना है, तो कार्बन इकोनॉमी से हमें नॉन कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखेंगे इस आर्टिकल को भी। और ये तीसरा जो आर्टिकल है ये बिल्कुल काम का नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट रूल आए हैं सोशल मीडिया ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को, इनको रेगुलेट करने के लिए, तो रिवीजन ही है, रिपीट ही है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी यहाँ पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आप पूरी डिटेल में देखते हैं एक एक आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है द टेल ऑफ टू हाल्स,
इसमें बताया जा रहा है कि धर्मकीर्ति जोशी के द्वारा बताया हुआ आर्टिकल है। देखो ये हर साल हमारे यहाँ पर दो डेटा रिलीज होते हैं कभी भी इकोनॉमी को लेकर के, एक तो एडवांस डेटा, एक प्रोविजनल डेटा। और इन डेटाज का आने का जो टाइम रहता है वो इस तरीके से रहता है कि एक तो मई के लगभग आता है जो प्रोविजनल डेटा होता है, और एक एडवांस डेटा होता है जो कि बजट के आसपास में लगभग आ जाता है। ठीक है, तो करंट स्टेटस की अगर बात करें तो करंटली एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, एक रिवीजन किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है जो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पहले तो आइडिया क्या आया था 7.7% का, बट अभी लेटेस्ट जो डेटा रिलीज़ हुआ है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया हुआ है कि 8% तक इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। देखो रिवीजन और एस्टिमेशन का रिवीजन ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कुछ ब्रॉडर वे में कुछ चीज़ें और बताता है। बट मई में आता है देखो क्रूशियल डेटा, बेसिकली जो प्रोविजनल एस्टिमेट होता है ना, वो एडवांस एस्टिमेट तो आ चुके हैं, बट जो फाइनल डेटा जो आता है वो मई में आता है। और मई में जो डेटा आएगा जैसे 2021 मई में आएगा 2020-21 का, बट वो डेटा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डेटा अवेलेबल हो पाएगा 2022 के कैलेंडर ईयर में। तो इस तरीके से एक साल से डिले हो जाता है, लगभग एक साल भी नहीं तो 6-7 महीने का डिले आ जाता है। या फिर 2022 के डेटा पे अगर हम रिलाई करें तो 2020-21 का डेटा प्रॉपर वे में अवेलेबल होगा 2022 तक। तो ये डिले जो है ना ये बड़ी मुश्किलों का कारण बनता है। देखो, और इसमें वजह भी है कि इतना ब्रॉडर कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है, डेटा को एनालाइज करना, कलेक्ट करना, वो सारा अपने आप में बहुत पेचीदा काम होता है। देखो पर्टिकुलरली इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी जो फाइनल एस्टिमेट्स अभी बताए हुए हैं कि जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, रिकवरी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं हो पाता है क्योंकि उनका डेटा प्रॉपरली कलेक्शन में नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है। और जबकि हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो ये क्राइसिस आए हैं कोविड-19 की वजह से, इनका सबसे ज़्यादा असर भी किस पे पड़ा है, इनफॉर्मल सेक्टर पे ही। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक साल बाद में जब तक ये डेटा 2022 में अवेलेबल होगा तब तक डिले भी बहुत सारा हो पाएगा। इससे क्या होगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। देखो ये कहा गया है कि फिस्कल ईयर का एडिशनल कंप्लायंसेस जो है पेंडेमिक के लिए, कि हाँ किस तरीके से पेंडेमिक को हम टैकल कर पाएंगे, तो ये देखो डेटा अवेलेबिलिटी और उसी के बेसिस पे फिर फोरकास्टिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि क्या हमें प्लान करना चाहिए, क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और डेटा अवेलेबिलिटी में इतना टाइम लगना ये कोई सरप्राइज़ भी नहीं है। देखो वैसे तो एक चीज़ बताई जाए ना कि फर्स्ट क्वार्टर में जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। एस्टिमेटेड क्या आया था, एडवांस एस्टिमेशंस 23.9%, बट अब जो रिवाइज एस्टिमेशन आए हैं उसमें पता पड़ा है कि 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट किया था फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर भी जो है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, बट थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर हो गई है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, जो कि कितनी है 0.4% प्लस में। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये जो जितनी भी स्टोरी है ना 2020-21 की, ये कहीं ना कहीं अब 2022 में जाकर के क्लियर हो पाएगी। तो राइटर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम इस पूरे कनेक्शन को या जो अभी चल रहा है इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अंडरस्टैंड करें, जिससे कि एक रियल पिक्चर हमारे सामने आए। देखो हमारे यहाँ पर लोग अब थोड़ा सा जीना सीख रहे हैं कि कोविड-19 के साथ में कैसे जिएं। वैसे हमें पता है कि कोविड-19 के जो केसेस थे वो 1 मिलियन के ऊपर 113 तक पहुंच गए थे फरवरी में, जो कि सितंबर में कितना हुआ करते थे 2020 में 701। कहने का मतलब रिकवरी रेट बहुत अच्छी थी, कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, देखो रेस्ट्रिक्शंस हटा ली गई, लॉकडाउन्स हट गए थे, साथ में मोबिलिटी इंप्रूव हुई, लोगों का एक दूसरी जगह आना जाना बढ़ गया, और तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द बोर्ड सर्विसेज को छोड़ करके बहुत सारी बढ़ गई। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, एग्रीकल्चर वैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट सर्विस सेक्टर में भी हम देखें ना, कॉन्टैक्ट बेस्ड जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि ट्रेड की बात करो, होटल्स की बात करो, ट्रांसपोर्ट की बात करो या कम्युनिकेशन की, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्शन लगातार है। बट हाँ ये है कि वो स्लोअर पेस है ना, वो इतनी ज़्यादा स्लोअर भी नहीं है, हल्का फुल्का रिवाइवल देखा जा रहा है, रही सही में। और दूसरी तरफ अगर देखें अलग इसी पर्टिकुलर सेगमेंट की, ये कहीं ना कहीं
और भी अभी थोड़ा वीक और रहने वाला है। कौन सा? सर्विस सेक्टर, जिसमें कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा इंडिविजुअल्स का, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाली बात है ना। इसलिए बोले जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना अचीव हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि जो बीमार, मतलब बीमारी के लिए वल्नरेबल लोगों को बचाने के लिए लोग बीच में एक ऐसी लेयर का तैयार हो जाना जो लोग इम्यूनिटी अच्छी खासी रखते हैं अपने शरीर में कोविड-19 से लड़ने के लिए, जिससे क्या होगा, जो लोग वल्नरेबल हैं वो अपने आप ही बच जाएंगे। तो एक तो हर्ड इम्यूनिटी का आना, और दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे मासेस में पहुंचना। इससे क्या होगा, एक वाइड स्प्रेड कॉन्फिडेंस आएगा और उसी से फिर कहीं ना कहीं एक रिवाइवल मिलेगा सर्विस सेक्टर को। तो एक तो देखो पॉइंट, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी भी ग्रोथ में बहुत दूर हमें चलना है। दूसरा, गवर्नमेंट कंजम्पशन की अगर बात करें तो ओवरऑल 2% रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर देखें या ईयर ऑन ईयर अगर देखी जाए तो एक साल के अंदर 2% गवर्नमेंट का कंजम्पशन कंसिडर किया जा रहा है। और उसमें भी जो मेन स्ट्रॉन्ग जो परफॉर्मर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स अभी भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बजट में जो डेटा दिया हुआ है, देखो उसमें तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो भी आप कह सकते हो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो किस पे फोकस करेगा? रोड पे, हाईवेज पे, मेट्रोज पे, इन पे, जो कि एक लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, तो इकोनॉमी को एक साइकिल में एक बूस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें भी पिकअप देखा गया है कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में, जैसे। और दूसरा, इसकी वजह क्या है? रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बढ़ी? एक तो हाउस लोन जो है ना, हाउसिंग लोन जो मिलता है, होम लोन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, उसकी इंटरेस्ट रेट कम हुई है। दूसरा, जो डेवलपर्स हैं जो बना रहे हैं रियल एस्टेट, जो फ्लैट बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, वो सस्ते में डिस्काउंटेड रेट में लोगों को बेच भी रहे हैं, इससे लोग जल्दी से खरीद रहे हैं। तीसरा, स्टैंप ड्यूटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम कर दी गई है, तो बायर्स को अपने पॉकेट पे बोझ थोड़ा कम फील हो रहा है, तो वो खरीदारी से डर नहीं रहे हैं। रही सही में आप देखोगे इसका पूरा असर क्या होगा, जीडीपी के कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और जो कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर गई 29.1% से, वो 7.4% तक आने वाले 2 हाफ्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ करती हुई देखी जा सकती है। तो एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, ये अच्छी बात है। तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ने रिबाउंड किया, अपनी तरफ से अच्छे से परफॉर्म करना शुरू किया, और 1.6% तक अचीव, मतलब एक तरीके से ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रजिस्टर की है थर्ड क्वार्टर में। और ये मोमेंटम जो है वो फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। देखो स्पेंडिंग की अगर बात करें तो सर्विसेज में तो लोगों के पास में पैसा खर्च करने का मौका ही नहीं मिला कि वो कहीं घूमने फिरने जाए, टूरिज्म के लिए जाए, होटल में कोई खाना वाना खाना जाए। तो सर्विस सेक्टर में जो पैसा बच गया ना, वो लोगों ने अपनी खुद की ड्यूरेबल जो आइटम्स हैं उनको परचेज करने में यूज़ किया है। तो उससे क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एक स्कोप मिल गया, मतलब डिमांड रही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, तो उसमें और ज़्यादा उनको बेनिफिट रहा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का हमने देखा, स्टॉक मार्केट राइज पे चल रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो एक स्पेंडिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बड़ी है लोगों की। इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ ड्राइवर्स को अगर ध्यान में रखें तो फिस्कल ईयर 2020 में 2022 का जो ईयर आएगा, उस जो अभी स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक, उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ ना कुछ और भी सेगमेंट्स हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो एक तो क्या है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अकोमोडेटिव मेंटेन कर रखी हैं आरबीआई के द्वारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे। तो इंटरेस्ट रेट लगातार यही मेंटेन रहेगी, तो देखो मार्केट में अब लिक्विडिटी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा खर्च कर रही है और एक साइकिल भी चल पड़ा है। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, प्राइस प्रेशर हल्का फुल्का ड्यूरेबल गुड्स पे बना रहेगा। साथ में हमने अभी देखा था कि जो FAO है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है FPI, तो उसमें ये पता पड़ा था कि इंटरनेशनली कमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो राइज हो रही है। चाइना जो है वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है अनाज को, तो उस वजह से क्या होगा, कमोडिटी प्राइसेस के राइज होने से थोड़ा सा पॉकेट में लोड आएगा। दूसरी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं, वो अभी भी देखो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो अभी भी कम रहेगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि
जो हाउस होल्ड इनकम है वो भी अब धीरे धीरे क्या बढ़ने लग गई है, तो डिमांड भी उससे बढ़ेगी। देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो थ्रू आउट ईयर पूरी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर देखें तो टोटल फिस्कल ईयर 2020-21 में 3% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा। रही सही में नॉर्मल मानसून का होना, बम्पर क्रॉप हार्वेस्ट हो जाना और हाई फूड इन्फ्लेशन, ये तीन ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी में या रूरल इनकम जो है वो बढ़ गई। और इससे क्या हो गया, लोगों के हाथ में पैसा और आ गया, तो डिमांड थोड़ी थोड़ी गाँव में भी बनी हुई है। इसके अलावा नरेगा जैसी स्कीम और प्रधानमंत्री किसान स्कीम जिसमें गवर्नमेंट ने किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है रूरल इकोनॉमी को थोड़ा सा एक सपोर्ट देने के लिए, रूरल इकोनॉमी के अच्छे परफॉर्म करने के लिए। अगले फिस्कल ईयर में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जीडीपी जो है वो 11% से ग्रो करे, तो देखो इस पेस को रिटर्न होने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें टाइम कितना लगेगा वो क्लियर नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक लेवल से पहले की जो सिचुएशन थी वो अलग थी। अभी हम पेंडेमिक के शॉक से भी नहीं निकल रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से जो अभी भी ब्रेक लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर पे, या हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र केरला में फिर से केसेस आने लग गए हैं, पेंडेमिक का आउटब्रेक हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कारण बना हुआ है चिंता का। ठीक है, तो जीडीपी को अगर वाकई में हमें ग्रो करवाना है 11% से, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर देखें, पेंडेमिक है, ये बहुत ज़्यादा स्कैर्स छोड़ के जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे इफेक्ट डाल के जा रहा है, उनको इरेज करना केवल 1 या 2 फिस्कल ईयर की बस की बात नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशनल इल इफेक्ट आए हैं ना, कि एक तो अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया, एक जो बैलेंसिंग की काम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। ये पेंडेमिक ने बहुत, अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी उसमें तो इनइक्वालिटी वायरस तक कह दिया था इसको। ठीक है, इसी तरीके से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अर्बन पुअर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए थोड़ी सी बेनिफिट की ज़रूरत है। वो बात ठीक है कि इनके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरह से, जैसे कि लोकल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट भी कर रखी है सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से आ गई है कि वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो उसके पहले देखो महाराष्ट्र में, केरला में फिर से एक और वेव आ गई है कोविड-19 के केसेस की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस है वो अभी भी कहीं ना कहीं रुकी रहेगी। देखो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये तो देखो सपोर्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि कैसे भी इकोनॉमी जो है वो एक फ्लो में आ जाए। बट वही चीज़ है कि अगर पॉलिसी सपोर्ट को प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर लिया गया तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। होता क्या है, देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनमें अगर पैसा इन्फ्यूज़ किया जाता है जैसे यूरोप में या फिर यूएसए जैसे कंट्रीज़ या जापान जैसे कंट्रीज़, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करती है ना, पैसा देती है लोगों को, उसका असर क्या इंडिया में भी होता है। क्योंकि डॉलर का फ्लो अगर ज़्यादा होता है तो वो लोग फिर इंडिया में आकर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया का मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में, तो उसका इंडिया को फ़ायदा मिलता है। बट वो ही डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जो फिस्कल स्टिमुलस देने की बात करें उसको विड्रॉ कर लेंगे, तब क्या हुआ, इंडिया को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली वही अभी हो रहा भी है। ठीक है, तो देखो नियर टर्म रिकवरी से थोड़ा अगर हम आगे जाएं और प्री पेंडेमिक लेवल जिसमें हम चल रहे थे 6.5 से 7% की एनुअल ग्रोथ को रजिस्टर कर रहे थे, उसके लिए अगर हमें थोड़ा लंबा सोचने की ज़रूरत है, तो देखो अभी भी क्लैरिटी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक कितना लंबा चलेगा, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के लिए कितने एफर्ट्स और डालने हैं, वो अभी टाइम बताएगा। बट सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए रेडी है। हमने देखा कि किस तरीके से 2025-26 के फिस्कल ईयर तक 4.5% की फिस्कल डेफिसिट को बेयर करने तक भी रेडी है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो प्राइवेट सेक्टर को कैश बैलेंस के बेसिस पे क्राउड इन करने की ज़रूरत है और इसके लिए गवर्नमेंट कर भी रही है। देखो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी ना, तो उससे ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और क्राउड इन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ करने की ज़रूरत है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लाने की ज़रूरत है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी पुल करने की ज़रूरत है, खींच के लाने की ज़रूरत है मार्केट में, और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इस थर्ड क्वार्टर में तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कितनी रही, 2.6% की, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है, तो ये अच्छे साइंस है। अब बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स की। नंबर 1, इतना हमने देखा पूरा डिटेल। अब एक तो ये
इनफॉर्मल इकोनॉमी को नहीं कवर किया जाता, जो हमने देख लिया इस आर्टिकल में। नंबर 2 कि कोविड-19 केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोकल लॉकडाउन्स फिर से लगेंगे, तो मोबिलिटी में फिर से ब्रेक लगेगा। और तीसरा जो टेंशन है वो ये, या कंसर्निंग बात है वो ये, कि जो बेस इफेक्ट है जिसके बेसिस पे हम 2020-21 या 21-22 का ग्रोथ रजिस्टर करना चाहिए, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें बेस इफेक्ट मतलब जो 2021-22 का अगर डेटा हम देखेंगे तो कंपेयर किससे किया जाएगा, 2020-21 से। अब 2020-21 में तो इकोनॉमी 8% से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है ओवरऑल, तो इसका अगर रेफरेंस लेकर के और फिर हम 2021-22 में ग्रोथ रेट मेजर करेंगे तो वो तो ज़्यादा ही दिखाएगा ना। तो ये डिस्टॉर्टेड बेस इफेक्ट है ना, इसकी वजह से भी हमें क्लियर जो एक्चुअल में जो कहते हैं ना, रियल में जो हमें ग्रोथ रजिस्टर करनी चाहिए, वो हमें थोड़ा मुश्किल ही लग रही है। हाँ, डिफिकल्ट है बट हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिटर्न ऑफ द रेनेगेड। रेनेगेड का मतलब होता है डिफेक्टर। देखो बेसिक ये आर्टिकल लिखा हुआ मोहम्मद अयूब के द्वारा। देखो यूएसए ने रिसेंटली इंडिकेट किया है कि वो चाह रहा है कि ईरान के साथ में बातचीत फिर से रिवाइव हो, और इसमें मेन रोल प्ले करने वाला है मीडिएटर का यूरोपियन यूनियन, एक मल्टीलेटरल फोरम के बेसिस पे। देखो 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA साइन हो गया था, और उसी को रिवाइव करने की अभी बातचीत की जा रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। बोला कि ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, ये यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। इसको 10 साल के लिए नहीं, इसको थ्रू आउट लाइफ टाइम के लिए इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। बट वही है कि डील जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, उसके पहले हमें कुछ कंडीशंस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है ये डील। क्योंकि देखो, अमेरिका ने सबसे पहले तो ये चीज़ कही है कि जो ईरान ने अपनी तरफ से एग्रीमेंट साइन किया था JCPOA को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर अपने आप को विड्रॉ किया और कुछ सैंक्शंस लगा दिए, तो ईरान ये बोल रहा है कि जब तक ये सैंक्शंस हमारे ऊपर से नहीं हटाए जाएंगे, हम यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं रोकने वाले हैं। हुआ क्या था कि 2015 में एग्रीमेंट हुआ, 2018 में यूएस से बाहर और उसके बाद में ईरान ने 1 साल तक इंतज़ार किया कि हम यूएस ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए ने, तो बोला वो हटा दो, पर किसी ने कोई एफर्ट डाले नहीं, ज़्यादा कुछ आउटकम निकला नहीं। तो फिर ईरान ने भी अपने आप को 2015 की इस ट्रीटी से या एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया और अपनी खुद की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, यूरेनियम एनरिचमेंट को काम में लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मई 2019 तक उसने वेट किया, बट 1 साल के इंतज़ार के बाद में फिर यूएसए को परस्यूएट करने में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली फिर ईरान ने भी अपनी न्यूक्लियर बेसिस या न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उनको एनरिच करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये कंसर्न की बात है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लगातार बढ़ाए जा रहा है। दूसरा, जो एंटोनी ब्लिंकन है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के अभी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, उन्होंने क्लियर बोला है कि यूएसए जो है वो JCPOA के लिए जैकपोआ में तभी आएगा, री एंटर होगा, जब ईरान से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और इस ट्रेजेक्ट्री पे ईरान जो है वो कहीं ना कहीं वापस आने के लिए तैयार है या नहीं है, वो बहुत बड़ी सवाल की बात है। देखो ईरान की अगर अब कंटिन्यू देखें ना, ईरान में जो अभी रिजीम चल रहा है वो आ भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट वही बात है, क्योंकि ईरान भी तो कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी चाहता है ना, कि पहले सैंक्शंस हटाओ, क्योंकि जब तक सैंक्शंस आप नहीं हटाओगे तब तक वो रेडी नहीं है। रही सही में ईरान बैक्ड, ईरान एक शिया कंट्री है, और शिया कम्युनिटी जो है वो हेजबोल्ला, जो कि लेबनान ऑपरेटेड एक टेररिस्ट ग्रुप है, या आप इसको कह सकते हो मिलिटेंसी ग्रुप है, ठीक है। तो ये हेजबोल्ला जो है ना वो सीरिया में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और सीरिया में जो असद रिजीम है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी करंटली असद रिजीम, असद जो है वहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान को ये जो आप कह सकते हो हेजबोल्ला के थ्रू या शिया कम्युनिटी की जो डोमिनेंस क्रिएट हो रही है, उससे क्या हो रहा है, यूएसए के जो अलाइज कंट्री है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, इजराइल हो गया, ये कंट्रीज़ वहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं। और इसका एक रिजल्ट आपने देखा, कल परसों हमने एक न्यूज़ डिस्कस भी की थी शाम के वीडियो में, कि यूएसए ने वहाँ पर अटैक करवा दिए, जो हेजबोल्ला के जो एस्टैब्लिशमेंट थे ना सीरिया में, उन पर मिसाइल अटैक करवा दिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण है, दोनों के बीच में कंटेंशन की, बॉर्न ऑफ कंटेंशन है ये कह सकते हैं। तो दोनों डिमांड की अगर बात करें ना,
उनमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक या एक मतलब एक क्लियर लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा, एक स्ट्रेंज लॉजिक है। देखो, जैकपोआ जब साइन हुआ था ना, एक सेकेंड, 2018 में सबसे पहले इस एग्रीमेंट से बाहर कौन निकला? अमेरिका पहले बाहर निकला था, और अमेरिका ही वापस अंदर आना चाहता है, तो उस केस में वो ईरान से क्यों प्राइस वसूल कर रहा है? वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही JCPOA आया तो उस JCPOA आया तो ईरान के अच्छे से, ईरान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी, और जैसे ही फिर विड्रॉ किया USA ने, तो फिर से फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे ईरान पे। तो वो चीज़ की वजह से तो ईरान तो बहुत ज़्यादा परेशान रहा। तो ईरान की लीडरशिप ने क्लियरली ये बोल दिया है कि ट्रंप ने जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, पहले वो आप हटाओ, फिर उसके बाद में हम आपके साथ में ट्रीटी फिर से रिज्यूम करने के लिए रेडी हैं। तो एक तरफ तो ईरान का अपनी बात पे अड़े रहना, और दूसरी तरफ USA की डिमांड की पहले ईरान अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनको डाउन करे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो कमेंटेटर्स हैं ना, जो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन जो कि अभी USA की ही बात बोलने लग गया है, और या फिर अभी USA में जो बातचीत हो रही है, उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कंडीशंस लगाई थी पहले कि आप अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को रोको, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रोको या फिर उनको डाइल्यूट करो। और दूसरी तरफ तेहरान ने भी अपनी तरफ से यही कहा था कि पहले आप हमारे ऊपर सैंक्शंस हटाओ। बट इवेंचुअली जब समझ में आया धीरे धीरे यूरोपियन USA के एडमिनिस्ट्रेशन को, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पहले हमें थोड़ा सा ईरान को एक फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, तब जा कर के एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको कंट्रोल या डाउन करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है अभी कि वेस्ट एशिया में एक राइवलरी जो सऊदी अरब ईरान, जिसमें सुन्नी और शिया का जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे यमन की बात कर लो, चाहे आप सीरिया की बात कर लो, या कोई भी, या पर्शियन गल्फ की बात कर लो, वहाँ पर भी ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। और USA का जो है, आप देख सकते हो, वो कहीं ना कहीं अलायंस रहता है सऊदी अरब लेड जो ग्रुप है पूरा का पूरा, उनके साथ में। तो वेस्ट एशिया में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये देखो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, अमेरिका चाहे कुछ भी पॉलिसी क्रिएट करे, क्योंकि वेस्ट एशिया पहले से ही एक डिस्टर्ब्ड एरिया में कंसिडर रहता रहा है, ठीक है। अमेरिका की और यूरोपियन पावर्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं एक बिजारे है। बिजारे का मतलब एक केवल माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए। बट ये दोनों जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को, कि ईरान ने क्यों अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, क्यों ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए जा रहा है। क्योंकि इसका जो पास्ट है उसको अगर हम देखें, देखो 1979 में वहाँ पर ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था, और उस रेवोल्यूशन को लीड करने वाले थे आयतुल्लाह खमीनी, वहाँ के रिलीजियस लीडर। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल बोल दिया था कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये एक अन इस्लामिक स्टैंड होगा अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। बट होता क्या है, ईरान इराक वॉर होता है और उसमें इराक को सपोर्ट कर दिया जाता है USA के द्वारा। और रही सही में जो सद्दाम हुसैन जो डिक्टेटर था इराक का, उसकी कुछ न्यूज़ ऐसे निकल के आई थी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा। अब आप एक चीज़ बताओ, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा तो इंडिया क्यों नहीं करेगा? एग्जैक्टली ईरान इराक राइवलरी की वजह से फिर बाद में ईरान के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई थी खुद को डिफेंड करने के लिए कि हमें भी इस स्टैंड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रही सही में इराक को हर एक तरीके से USA ने सपोर्ट किया। नाम तो था कि एग्रीकल्चर के नाम पे क्रेडिट दे दिया, बट उसका काम क्या था कि इराक जो है वो रशिया और फ्रांस से वेपन खरीद सके। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन और US के स्टैब्लिशमेंट्स को, ठीक है। ईरान की ट्रूप्स जो हैं आज देखोगे उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से बहुत हद तक अपने आप को म्यूटेड फॉर्म में रखा, बट वही चीज़ है, राइवलरी इतना ज़्यादा राइज हो रहा है तो खुद को भी फिर न्यूक्लियर वेपन तैयार करने ही पड़े। फाइनली वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं अभी भी कि ओरिजिनल सिन किसका है, गड़बड़ किसने की थी, किसने न्यूक्लियर वेपन को इंट्रोड्यूस किया था वेस्ट एशिया में, और वो है इजराइल। इजराइल ने फ्रांस की हेल्प से यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन शुरू किए और उसी को हेल्प किया
यूएसए ने भी। तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं अब आप देखोगे इजराइल की जो है राइवलरी वो अरब कंट्रीज़ में लगातार चल रही है। अब इजराइल के देखो रिलेशन जो है यूएई जो कि सुन्नी है, सऊदी अरब जो कि सुन्नी है, कतर, इनके साथ में क्या रिलेशंस अच्छे हैं, बहरीन, इनके साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। जबकि इजराइल के रिलेशन जो हैं वो ईरान के साथ अभी भी अच्छे नहीं है क्योंकि ये सुन्नी कंट्री है, क्योंकि इनकी राइवलरी चलती रहती है गल्फ कंट्रीज़ में शिया सुन्नीस की, और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो मेन जो कल्प्रिट है उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे कि इसमें न्यूक्लियर वेपन लेकर के कौन आया, और इजराइल लगातार न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को इंक्रीज भी कर रहा है और परचेज भी कर रहा है। तो यहाँ पर ईरान अपने एफर्ट्स अगर लगा रहा है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, तो आप रियलिटी से अपने आप को डाइवोर्स कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इस फैक्ट को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ज्ञान की बातें करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को सही तरीके से वेस्ट एशिया को एनालाइज करके फिर बाद में काम करने की ज़रूरत है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ प्रोजेक्ट इन स्लो, आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी एंड हर्षवर्धन के द्वारा। देखो बजट, यूनियन बजट अभी जो प्रेजेंट किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें अभी करंटली 3 हार्वेस्ट को या फिर 3 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कवर किया जाता है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज, जिसको हम टॉप बोलेंगे आगे से। ठीक है, और इसमें 22 इसको 3 से बढ़ा करके कितनी कर दी, बोला 22 पेरिशेबल कमोडिटीज़ को हम इसमें कवर करेंगे। इसके लिए बहुत ही एफिशिएंट वैल्यू चेन बनाई जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो देखो 2018 में लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा, और आज 3 साल की बात हो चुकी है लगभग। तो 3 साल में इसने जो भी प्रोग्रेस रजिस्टर की है उस प्रोग्रेस को हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि अभी जो 22 कमोडिटीज़ कर दी गई है 3 की जगह, वो वाकई में इम्प्लीमेंटेबल है भी कि नहीं, या फिर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस ऑपरेशन ग्रीन को। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव को हम समझ लें ऑपरेशन ग्रीन के। नंबर 1 कि एक ऐसी वाइड स्प्रेड वॉलेटिलिटी को मिनिमाइज करना जिससे कि वेजिटेबल मार्केट, पर्टिकुलरली हमें पता है कि टमाटर के, प्याज के और आलू के भाव ऊपर नीचे होती हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। तो इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था। दूसरा, एक एफिशिएंट वैल्यू चेन बनाई जाए जिससे कि ये जब प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि टॉप की बात हो रही है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, इनका जब प्रोडक्शन होता है यहाँ से लेकर के जब तक कंज्यूमर की थाली तक नहीं पहुँच जाए, उसके बीच में एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सिस्टम को एक एफिशिएंट मैनर में काम करवाया जाए जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कहने का मतलब अगर कंज्यूमर 10 रुपये देना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा फार्मर के हिस्से में जाना चाहिए, बिचौलिए ज़्यादा कुछ रोल प्ले ना करे। इससे क्या होगा, फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा जो टारगेट था ऑपरेशन ग्रीन का वो ये था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा, पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गए ना, ये ख़राब हो जाते हैं थोड़े दिनों के अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए, कटाई के बाद में जो घाटा होता है उसको कम करने के लिए मॉडर्न वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है। तो इन 3 चीज़ों के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया था। अब आप देखोगे इस पूरे ऑपरेशन के लिए स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई, जो कि अभी जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी जो है, जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब क्या हो गया, 1, 2 या 2 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज का हो गया वो। ठीक है, तो अब वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज हैं, नोडल एजेंसी आपकी फिक्स नहीं है, तो कहाँ से आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का। टोटल आउटले स्कीम के लिए दिया गया था 500 करोड़ का, जो कि अभी तक रियल में लगभग 6 प्रोजेक्ट हैं, उन पर काम हो रहा है फरवरी 23 तक, 363.3 करोड़ रुपए का, और 8.45 करोड़ रुपए अभी तक एक्चुअल में रिलीज हो पाए हैं ग्रांट इन एड के तौर पे। तो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। ये डेटा मैंने यहाँ पे इसलिए मिस किया है क्योंकि ये डेटा हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। डिकोड किया जा रहा है कि 450 करोड़ इसमें लगा दिए, 50 करोड़, क्योंकि स्कीम के लिए डिकोड करना याद भी नहीं रहेगा ना, डेटा ये काम का है। पॉइंट इतना सा है यहाँ पे कि 500 करोड़ का आउटले दिया था, और वो 500 करोड़ का आउटले जो है वो प्रॉपर्ली अभी तक नहीं डिलीवर किया जा पाया है। दूसरा, जो स्कीम में एनविसाज किया हुआ था कि पेमेंट ऑफ सब्सिडी, मतलब जो सब्सिडाइज रेट पे जो फंक्शंस है वो इम्प्रूव करवाने, चाहे वेयर हाउस को बनाना, और वो सारी चीज़ें हैं वो अभी भी नहीं हो पाई हैं। टाइम पर रीएम्बर्समेंट नहीं हो पा रहा है, पैसे का रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो ये क्लोजर एग्जामिनेशन है ना इस स्कीम का, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर बताता है
कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे कि प्राइस को स्टेबल करना, ठीक है, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, कंज्यूमर जितना पे करता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा फार्मर्स को मिले। और साथ में ऑपरेशन ग्रीन का हमने ट्रेजेक्ट्री देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन से आगे चल रहा है। तो राइटर बोल रहे हैं कि ICRIR की हमारी जो रिसर्च है उसमें जो आउटकम हमें जो समझ में आया है वो कुछ ऐसा है कि आज के टाइम पे जो एक आप कह सकते हो 1 किलो आलू कोई खरीदता है, फॉर एग्जांपल पोटैटो कोई खरीदता है, तो फार्मर के पास में 100 रुपये में से कितने रुपए जाते हैं? केवल 26.6 रुपीज़, बहुत ही कम, एक क्वार्टर केवल, ठीक है। ऐसे ही ऑनियन की बात करो, प्याज अगर कोई खरीदता है तो 100 रुपये में से फार्मर के पास कितने जाते हैं? 29 रुपीज़। सिमिलरली टोमेटो की बात करें तो 100 रुपये में से 32.4 रुपीज़। तो ये जो चीज़ है ना, बड़ी चिंता की बात है कि फार्मर्स को 3 साल हो गए ऑपरेशन ग्रीन को चलते हैं, उसके बावजूद अभी तक भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। साथ में इस पूरी सिचुएशन को हम देखें तो जो हॉर्टिकल्चरल सेक्टर है ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म नहीं करता जैसे कि मिल्क सेक्टर करता है, क्योंकि मिल्क सेक्टर में तो होमोजिनिटी रहती है, केवल एक प्रोडक्ट है मिल्क, ठीक है। और जबकि हॉर्टिकल्चर में अभी हमने 3 की बात की और बजट में तो यहाँ तक कर दिया कि 22 कमोडिटीज़ को कॉपरेट किया जाएगा, उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन में। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ा जान ले। देखो ऑपरेशन फ्लड जो है उसमें अमूल जैसी एक शानदार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी निकल के आई, जिससे कि फार्मर्स को आज जितना एक मतलब जब जितने 100 रुपये पे किए जाते हैं उन 100 रुपये में से जो फार्मर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको 75 to 80 रुपीज़ तक पेमेंट जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये ही मेन टारगेट था, 3 टारगेट्स में से कि फार्मर्स को बेनिफिट हो। मिल्क सेक्टर आज देखो तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया, जो कि लगभग 200 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऑपरेशन ग्रीन है ना, वो थोड़ा सा चैलेंजेस का इसलिए सामना करेगा क्योंकि इसमें कमोडिटीज़ का नंबर्स है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क उससे ज़्यादा है, क्योंकि मिल्क में तो क्या है, एक ही मिल्क, ठीक है, उसी का प्रोडक्शन करना, इसकी वजह से। अब जबकि दूसरी तरफ देखें हम कि अभी 22 कमोडिटीज़ या 3 कमोडिटीज़ की बात भी करें तो वो इससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। बट हाँ, ऑपरेशन फ्लड से हम कुछ बातें सीख सकते हैं, वो बातें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली लर्निंग तो ये कि ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो उसका आउटकम कोई 2 या 3 साल में नहीं आया था। इसके लिए हमें पेशेंस की रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड का रिजल्ट आया था 20 साल के बाद में, कि वाकई में कितना ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। एक एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली ट्रैक करने की ज़रूरत है और इंक्लूसिवनेस, ऐसा नहीं कि एक भी फार्मर बाहर रहे। तो यही चीज़, यही होराइजन को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है ऑपरेशन ग्रीन के लिए। एक तो पेशेंट बन के रहो, मतलब बहुत आराम से धैर्य से काम करो, और साथ में एक एक फार्मर, छोटा बड़ा या फिर मंझला, जो भी किसान है उनको सबको कवरेज देने की ज़रूरत है। साथ में एक सेपरेट बॉडी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि स्ट्रेटजी बनाए और उनको इम्प्लीमेंट भी करे ऑपरेशन ग्रीन को, जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एक सिंगल नोडल एजेंसी बन जाती है, तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन बड़ा आसान होता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से अगर बाहर निकल जाएगा तो एक ऑटोनॉमस वे में काम कर पाएगी वो एजेंसी। तो एक तो लर्निंग हम यहाँ से ये ले सकते हैं। दूसरी, सेकंड, हम क्या सीख सकते हैं कि वर्गीज कुरियन जैसे हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इंडिपेंडेंट मैनर में काम करें, एक कमिटमेंट लेकर के काम करें और साथ में कॉम्पिटेंस भी रखे कि हाँ, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में रिसर्च कर रखी है, उसको बहुत नॉलेज है। ऐसे इंडिविजुअल को हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको कम से कम 5 साल देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने लेवल पे अच्छे से अच्छा फैसिलिटेशन दे सके। उनको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और उसके अलावा उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की ज़रूरत है कि आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है उसका जवाब आपको टाइम पर देना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो देखो हर 6 महीने में इवैल्यूएट कर सकती है फिर उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस को। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक नोडल एजेंसी भी बन सकती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में कि ऑपरेशन ग्रीन को इम्प्लीमेंट करने में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, इसको एक फेसलेस लीडर की बजाय एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एक इंडिविजुअल को पुट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी की लीडरशिप में ये सारे काम हो रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन के। तो इस वजह से क्या होता है,
एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो हम लर्न कर सकते हैं ऑपरेशन फ्लड से, कि जो क्लस्टर्स की चॉइस हो रही है ऑपरेशन ग्रीन के लिए, जैसे कि ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग जो क्रॉप्स हैं टॉप, है ना, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, इनके लिए जो क्लस्टर्स सेलेक्ट किए हुए हैं ना, उन पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और क्लियर मैनर में काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर पॉलिटिक्स को थोड़ा इग्नोर करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन में नासिक को इग्नोर किया हुआ है। नासिक वो एक जो प्रोड्यूसिंग क्लस्टर है, उस क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट्स में कंसिडर नहीं किया हुआ है, जबकि टोमेटो के प्रोडक्शन में नासिक बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप का काम करता है। सिमिलरली उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे केंदुजार हो गया, मयूरभंज, गुजरात के साबरकांठा, आनंद खेड़ा, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, ये कुछ ऐसे स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ भी सिग्निफिकेंट काम नहीं होता या ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन नहीं होता है टॉप का, तो फिर भी इनको कंसिडर किया हुआ है। तो क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्लस्टर्स में आप उन्हीं को डालो जहां पर टॉप या फिर जो आप 22 प्रोडक्ट कमोडिटीज़ की बात कर रहे हो उनकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो पंजाब का भी एक मुद्दा यहाँ पर आया था कि पंजाब में जो पर्टिकुलर एरियाज थे जहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था टोमेटो, पोटैटो का, पर्टिकुलरली पोटैटो का, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप उनको क्लस्टर्स में कंसिडर करो, जिससे कि हमारे यहाँ पर भी कोल्ड चेन फैसिलिटी हो, फार्मर्स को फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें हो। तो उस चीज़ को फिर बाद में कंसिडर भी किया गया और फिर बाद में पंजाब के जो क्लस्टर्स थे जहाँ पर पोटैटो का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था उनको इंक्लूड किया। तो पॉइंट क्या है कि देखो, एक क्वान्टिफाइबल मैनर में, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में क्राइटेरिया बनाया जाए और उसी के बेसिस पे, उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही रीजन्स को सेलेक्ट किया जाए और पॉलिटिक्स को दूर रखने की ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट, देखो जो सब्सिडी स्कीम्स है ना, उनको एक इनोवेटिव मैनर में नई जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में जब हम इनोवेशन लेकर के आएंगे तभी तो हमारा फार्मर है वो प्रॉस्पर हो पाएगा। स्टार्टअप्स को हम फैसिलिटेट करें। जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को जो एनविसाज किया हुआ है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे, और साथ में जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है, ये बहुत वेलकमिंग कदम है, बट इनको एक सब्सिडाइज्ड मैनर में, टारगेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। तो करंट जो सिनेरियो है ना, देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट जो डाल रही है, जिसमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार पिछले वीडियोस में, आप इसके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लेना। और साथ में जो 3 नए फार्म लॉज लाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग साबित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी इंप्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रोड टू डीकार्बनाइजेशन। आर्टिकल लिखा हुआ है विक्रम एस मेहता के द्वारा। देखो, डीकार्बनाइजेशन एक ऐसा वर्ड बन गया है जो हर कोई जानता है कि क्लाइमेट चेंज को अगर हमें कंट्रोल करना है तो डीकार्बनाइजेशन या नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें अचीव करना है, जिससे कि जो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देख रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सके। फॉसिल फ्यूल से हमें स्विच करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच करें, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किससे हो? फॉसिल फ्यूल से नहीं, सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल कंब्यूशन सिस्टम से मूव करके ले जाने की ज़रूरत है। नॉन कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो व्हीकल्स हैं, उन पर हमें स्विच करने की ज़रूरत है। देखो, एनर्जी डिमांड को भी हमें थोड़ा सा एक तरीके से कंजर्वेटिव मैनर में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं रेकलेसनेसली हम यूज़ करते जा रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं। सिस्टम जो भी है हमारा, उसको एफिशिएंट बनाए, जिससे कि एनर्जी के लॉसेस कम से कम हो। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये चीज़ें पता भी है, सरकारें काम भी कर रही हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अभी भी जो डेडलाइन जो फिक्स की हुई है, जैसे कि हम एक एग्जांपल दूं, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के लिए जो डेडलाइन फिक्स की हुई है कि 2030 तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देंगे प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा के कंपैरिजन में। बट रियलिटी ये है कि अभी फरवरी चल रही है, गर्मी महसूस होना शुरू हो चुकी है। तो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स, उन्होंने जो कुछ भी करने की कोशिश की है, उसमें जो लेगेसी ऑब्स्टेकल्स है ना, जो शुरू से चलते आ रहे हैं इस रास्ते में,
उनको अभी तक भी ना तो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ना ही उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए अभी रिसेंटली प्रीवियस मंथ के दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं। एक तो ये कि नंदा देवी में जो फ्लैश फ्लड आई, हमने देखा उत्तराखंड वाली, और दूसरी यूएसए के टेक्सास में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम है वो बिल्कुल क्रैश कर गया और लोग जो हैं वो ठंड के मारे बहुत बुरे तरीके से परेशान रहे और उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाई। बोले ये दो इवेंट्स का एक दूसरे से रिलेशन तो कुछ है नहीं, बट एक चीज़ रिलेशन है कि दोनों तरफ में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पूरा पूरा है। उसको हम थोड़ा सा डिकोड करें तो थोड़ा और समझ में आएगा। पहला कि दोनों केसेस अगर देखें तो जो अथॉरिटीज़ थी ना वो तैयार नहीं थी। दोनों के अंदर अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है। देखो यूएसए में 1989 और 2011 में टेक्सास में कोल्ड वेव्स का, सीवियर कोल्ड वेव का इवेंट हुआ था। ऐसे ही 2013 में केदारनाथ में हमारे यहाँ पर उत्तराखंड की फ्लड्स भी आई थी। तो कहने का मतलब एक्सपीरियंसेस थे, तो आपने क्यों तैयारी नहीं रखी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो अथॉरिटीज़ की प्रिपरेशन, दूसरा इसमें रीज़न जो बताया जा रहा है, प्रिपरेशन जो है वो किस पे चलती है, प्रिजम्पशन पे कि आपके पास में क्या डेटा अवेलेबल है। बट आपके पास में जो डेटा है अगर उसको आपने प्रॉपर एनालाइज ही नहीं किया है और आपको डेटा कलेक्शन है वो भी पुअर है, तो आप कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रॉपर कर पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो अगर हम वाकई में ध्यान दें तो एक रियलिटी को डिकोड करना ज़्यादा चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो डिटेल दी हुई है ना यूएसए की दी हुई है, हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पे जो राइटर बोलना चाह रहे हैं वो क्रक्स मैं आपको सीधा बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो उसके लिए जो डेटा है वो एक तो प्रॉपरली कलेक्ट हो और उसका एनालिसिस प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि प्रिजम्पशन है कि हाँ सब ठीक ही होगा, क्या प्रॉब्लम है, सब बढ़िया ही है, और फिर बाद में क्रैश हो जाती है पूरा सिस्टम, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फिर पब्लिक को सहन करनी पड़ती है। दूसरा जो हम यहाँ से डिकोड कर सकते हैं वो ये कि देखो यूएसए में जो टेम्परेचर डाउन गया, तो टेम्परेचर डाउन इतना ज़्यादा चला गया था इस कोल्ड वेव की वजह से कि गैस वेल्स, मतलब जो गैस के कुएं थे वो जाम हो गए, पाइपलाइंस जो थी वो जम गई पूरी की पूरी, पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी। अब यहाँ पर इसका असर क्या पड़ा, कैस्केडेड इफेक्ट इसका पड़ा कहाँ पे, जहाँ पे डाउन स्ट्रीम सप्लाई होनी चाहिए थी। तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत थी जब आपके पास में पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको। एडम गिलक्रिस्ट, ये ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर, उनका एक कोट है, वो शायद आपने पढ़ा भी होगा कि एक वाइजेस्ट मैन होता है ना वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और जबकि फूल होते हैं वो अपनी खुद की गलतियां करते हैं और सीखते रहते हैं। बट वाइज पर्सन कौन होता है, जो दूसरे की गलतियों से सीखे, राइट। तो इस तरीके से उत्तराखंड की ट्रेजेडी को भी अगर हम डिकोड करें तो यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जैसे कि केदारनाथ फ्लड्स के टाइम पे बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया था कि हिमालयन इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आप वहाँ के सिस्टम को देख करके फिर करो, जबकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार चलती रही। और उसका रिजल्ट क्या रहा, अचानक से ग्लेशियर बस्ट हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा, कितना डैमेज हो गया। तो ये बात तो ठीक है कि नेचुरल इश्यूज जैसे कोल्ड वेव को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लैश फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है वो तो अवॉइड किया जा सकता था ना। तीसरी चीज़ राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं, यूएसए कोल्ड वेव और ये जो फ्लैश फ्लड है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक टारगेटेड मैनर में बता रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी भी रिलायंस शुरू नहीं हुई है। ना तो एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आया है और ना ही जो स्टैब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। इवन यूएसए में भी आप देखोगे जो ग्रिड सिस्टम है ना वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि वो एक्सेस में अगर एनर्जी आ जाए तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इंडिया में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। तो ज़रूरत क्या है कि जल्दी से जल्दी डीकार्बनाइजेशन की तरफ अगर हमें जाना है तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डीकार्बनाइजेशन एक बज़वर्ड है, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, बट रियल में जो टारगेट है, जो चैलेंज है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा बना हुआ है। ग्राउंड पे इफेक्टिव जो एक कदम उठाने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट मैनर में काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी इकोसिस्टम को हमें इंटरकनेक्टेड नेचर का बनाने की ज़रूरत है। आज इंटर मिनिस्ट्रियल फैसिलिटेशन होने की ज़रूरत है या फिर इंटर स्टेट कोलैबोरेशन की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे, और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। देखो हमारे
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के साथ में, उस टाइम पे हॉलैंड हुआ करते थे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में मिलकर के 2015 आई गेस 2015 में ही सोलर अलायंस लॉन्च कर दिया था, जिसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में, राइट। तो वो लॉन्च करने के बावजूद अभी तक भी इस तरीके के मल्टीलैटरल फोरम को और ज़्यादा मुखर होकर के काम करने की ज़रूरत है। हमें अलायंस को कार्बन नेट जीरो वर्ल्ड के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये कोई ये सोच के नहीं आएगी कि मुझे इंडिया वालों को परेशान करना है क्योंकि इंडिया वालों ने पॉल्यूशन ज़्यादा किया है, या यूएसए वालों को परेशान करना है, यूएसए वालों ने पॉल्यूशन ज़्यादा किया है। वो तो ग्लोबल इफेक्ट आएगा। तो एक ऐसे अलायंस को बनाने की ज़रूरत है जो कि कार्बन नेट जीरो वर्ल्ड के लिए काम करेगी, ना कि कार्बन नेट जीरो इंडिया, यूएसए या फिर कोई और कंट्री। ओके, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।